राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री एम वेंकटेशन जबलपुर प्रवास के दूसरे दिन आज बुधवार 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इसके पहले श्री वेंकटेशन सुबह 10 बजे नगर निगम के सभाकक्ष में, दोपहर 12 बजे छावनी परिषद के सभाकक्ष में एवं दोपहर 1:30 बजे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में अधिकारियों की बैठक लेंगे। आयोग के अध्यक्ष आज शाम 7 बजे जबलपुर से कार द्वारा कटनी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज जबलपुर में रिव्यू मीटिंग हुआ है। मीटिंग में बहुत समस्या के लिए बात किया है। तो एक एजेंसी सफाई कर्मचारी बोला 3 महीना तक अभी तक सैलरी नहीं मिला, तो फटाफट इंक्वायरी किया है। लेबर ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है 1 महीना का अंदर पूरा सैलरी देना चाहिए। बाद में सभी लोग को ESI नंबर नहीं मिला। एजेंसी वाला के पास नंबर है लेकिन उनके पास नहीं है, तो 15 डेज का अंदर ESI का नंबर देना चाहिए। तीसरा सफाई कर्मचारी को नया ID कार्ड देना चाहिए। ID कार्ड में EPF नंबर होना चाहिए, ESI नंबर होना चाहिए, इमरजेंसी नंबर होना चाहिए, ब्लड ग्रुप होना चाहिए। इन्हें डायरेक्शन दिया है। बाकी लेडीज सफाई कर्मचारी को टॉयलेट के लिए, ड्रेस चेंजिंग के लिए रूम होना चाहिए। मैं डायरेक्शन दिया है 1 रूम देना चाहिए। सभी जो ऑफिस है उधर 1 रूम देना चाहिए। सपोज एक वार्ड है, जोन में कॉर्पोरेशन ऑफिस है, उधर भी देना चाहिए महिला को। एंड प्रमोशन के लिए पूछा, प्रमोशन के लिए थोड़ा इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा समस्या है। बाद में मैं गवर्नमेंट में लिखूंगा इस बारे में। एंड ये कवर प्रॉब्लम है। इधर सैलरी 339 है। अभी मैंने बोला 6 महीना के एक बार इंक्रीज करेगा, तो अभी मैंने बोला फटाफट इंक्रीज करना चाहिए सैलरी। 339 अमाउंट बहुत कम है, इसलिए मैंने बोला इंक्रीज के लिए। सर ठेकेदार तो ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उनकी सैलरी कहीं ना कहीं जो कम है, ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी मैंने चेक किया, अभी 6500 आता है किसी लोग को 700 आता है, किसी लोग को 9000 आता है, 9000, 8000, 7000 आता है। मैंने डायरेक्शन दिया है लेबर डिपार्टमेंट को, तो पूरा एजेंसी बुला के इंक्वायरी करना चाहिए। पूरा सैलरी मिल रहे नहीं है, तो सभी कुछ लोग बोला 6500 मिल रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन वो लगभग 7500 मिलना चाहिए PF ESI कटने के बाद। कुछ लोग को 6500 मिल रहे हैं, सो उनको बुला के इंक्वायरी करके आरियस अमाउंट रिटर्न देना चाहिए। मैंने डायरेक्शन दिया है, इंक्वायरी करके वो करेंगे। जबलपुर में बढ़ते अपराधों को पुलिस की पकड़ न होने के कारण अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस का खौफ न होने की वजह से अपराधी भी अपराध करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जबलपुर के कमानिया में शुभम अवस्थी को सटोरिये नरेश ठाकुर और गणेश ठाकुर के होरगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। शिकायतकर्ता की शिकायत थाना में दर्ज नहीं की जाती है। आम लोगों ने ऐसे अपराधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन लोगों को दिया है। दिन पहले 307 का अपराध चिन्हित बदमाश थे। प्रकरण में अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। 3 लोग अभी फरार हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और इस साल में करीब 2 से 3 बार यहाँ पर रेड की गई है, लगातार कार्रवाई चल रही है। जिला बदल की कार्रवाई भी की जाती है और इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाए, प्रोसेस करके एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। देखिए, इसमें झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पुलिस ने जो बंद कराया था, पुलिस का जो इफेक्टिव एक्शन था, उसको लेकर इन लोगों के बीच में ये थोड़ा सा मैसेज था कि
जो है इस चीज़ को लेके थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। इनफैक्ट इस पर लगातार 2-3 बार कार्रवाई होने के बाद इनका पूरे जो अवैध धंधे बंद करा दिए। अरे हमने तो बंद कराया भाई जी। देखिए, विगत दिवस की घटना है। एक ऐसा आपराधिक परिवार जो कि लगभग 2 दशकों से आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न है, जुआ, सट्टा, अवैध कारोबार, लगभग 20 सालों से नरेश ठाकुर, गणेश ठाकुर का गल्ला मंडी जैसे शांत और व्यापारिक क्षेत्र में होता है। जुआ सट्टा तक तो ठीक था, लेकिन अब जुआ सट्टा के बाद उनका परिवार आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने लगा है। समय समय पर आपने भी देखा कि हफ्ता 10 दिन में किसी न किसी व्यक्ति को उनके परिवार के द्वारा कहीं चाकू मारा जाता है, कहीं आतंकित किया जाता है। ये तमाम घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही हैं। अभी पूर्व में हमारे वहाँ के अवस्थी परिवार के बेटे को, शुभम अवस्थी को, कृष्णा ठाकुर, अनुराग ठाकुर, नरेश ठाकुर के द्वारा चाकू मारा गया। आज 3 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। मैच कहने को FIR दर्ज कर दी गई है और ये सिर्फ इसलिए कर दिया गया है क्योंकि 20 साल से वह जो परिवार है पुलिस प्रशासन को भी लाभान्वित करने का काम करता है। जब उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है तो पुलिस प्रशासन आड़ बन के, दीवार बन के उसके सामने खड़ा हो जाता है कि नरेश ठाकुर परिवार के ऊपर कोई भी आंच ना आए। ये तमाम बातों को लेके वहाँ के क्षेत्र में आक्रोश था। जो शुभम अवस्थी के पे हमला हुआ है उसके बाद ये फूटा है और समूचे क्षेत्रीय जन इसमें सामूहिक तौर पर यहाँ पर निकल के आए हैं। SP महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन करा है कि वह आपराधिक परिवार जिसके ऊपर लगभग 50 केस लंबित हैं, NSA की परिधि में आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उस क्षेत्र में पुनः शांति की स्थापना हो, इसको देखते हुए महिलाओं में, माताओं में, बुजुर्ग में जो दहशत व्याप्त था उसको समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस परिवार पे, उस परिवार के सदस्यों के ऊपर आप NSA की कार्रवाई करें। हम लोगों ने यहाँ SP महोदय को ज्ञापन दिया है। उनने हमको आश्वस्त करा है कि वे स्वयं उस क्षेत्र में आके भ्रमण भी करेंगे और इन अपराधियों के ऊपर NSA की कार्रवाई करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन अगर सकारात्मक तौर पर इन अपराधियों पर और इन आपराधिक गतिविधियों पर विराम लगाना चाहती है तो वे लगाएं। अगर वे इसमें अक्षम है या कहीं मिली हुई है तो वहाँ के क्षेत्रीय जन के साथ हम समस्त जन वहाँ पर पुनः आंदोलित होंगे। भाई अपनी वॉक कर रहे हैं, उसने हाथ पकड़ के चाचा से झगड़ा किया और बोले आप शराब नहीं, तो चाचा चुपचाप रहा। चाचा ने कुछ नहीं बताया, कुछ क्षेत्रीय लोगों ने बताया शुभम को कि तुम्हारे पापा के साथ शराबखोर, सटोरिये, अवैध काम करने वाले बदतमीजी कर रहे हैं और गाली गुट्टा। चाचा जी सीधे हैं। शुभम गया, बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, उसके बाद हम लोग घर आए। उसके बाद सटोरिया नरेश ठाकुर वहाँ आता है, हम लोगों को गंदी गंदी गाली रखता है। उसके बाद गाली जब उसको समझाया जाता है कि भैया आप अपने भाई को समझाओ, हम अपने भाइयों को समझा के रखते हैं, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। तो उसने बोला तुम हमारा सट्टा बंद करा रहे हो, चूँकि पुलिस द्वारा बंद करने की कार्रवाई सट्टे की गई थी, तो उसको हमेशा शक रहता था कि सट्टा हम लोग ने बंद कराया। सट्टा हमारे क्षेत्र जनों के कहने पे, व्यापारी संघ के कहने पे, विधायक जी से, हमारे पार्षद जी से कहने पे, सबके कहने पे सर्वसम्मति से शिकायत की नहीं की। पुलिस ने अपना कार्रवाई करके सट्टा बंद किया, लेकिन उसके फलस्वरूप दूसरे दिन नरेश ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, अनुराग ठाकुर, इन लोगों द्वारा कूट रचित रचना करके, षड्यंत्र करके, अपने 5 गुंडे बदमाशों को करके उन्होंने मेरे भाई की उंगली काट दी। उंगली सुधरने की कोई चांस नहीं है, नीली पड़ चुकी है, हमारे भाई की उंगली खत्म की ओर है। उसको 5 घाव पाए। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि अपराधी पूरे पकड़े जाएं। सट्टा हमारे क्षेत्र से जितना भी अवैध काम चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ, हम अकेले अपने परिवार से हम नहीं आए हैं, हमारे साथ पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा नेता वर्ग, पूरे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी उससे परेशान है, क्योंकि वो सबके लिए गलतफहमी भी फैलाता है। मेरा नाम स्वप्निल अवस्थी है, मैं शुभम अवस्थी का बड़ा भाई हूँ और हम लोग क्या पूरा बाजार, पूरे व्यापारी नरेश ठाकुर के सट्टे से बहुत परेशान है, जिसमें कोतवाली पुलिस की पूर्णतः संलिप्तता है। कोतवाली TI जो है उनके, इनका सट्टा गल्ला बाजार में पंचकोशी मंदिर में संचालित होता है। पंचकोशी मंदिर के 4 गेट थे, जो सटोरियों ने गुंडागिर्दी करके 3 गेट बंद कर दिए हैं, जहां कोई महिलाएं नहीं जाती। हमारे यहाँ महिलाएं आई हैं, वो आपको बताएंगे कि मंदिर जाना टोटल बंद हो चुका है। अब घर में पूजा करो, सटोरिये सट्टा खिलाएंगे, दारू पियेंगे मंदिर में बैठ के। रामचंद्र जी जब्त हैं वहाँ पर, रामचंद्र जी, संतोषी माँ, पंचकोशी मंदिर, मतलब 5 कोसों भगवान है, सबको सटोरिये ने वहाँ बंद रखा है। तो इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। इसको लेकर आप लोग कहाँ पे आए? हम लोग SP ऑफिस आए हैं
इसके पहले हम लोग ने विधायक अभिलाष पांडे जी से चर्चा की थी कि आपको हम लोग ज्ञापन देने आएंगे, तो उन्होंने ये बोला हम सेवक हैं, आपके पास खुद आएंगे। तो वो आए थे, ज्ञापन उन्होंने दिया, हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने एसपी कलेक्टर साहब से बात की है कि अब वहाँ पे कभी अवैध काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। विगत 20 वर्षों से सट्टा चल रहा था। जबलपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा बैठक ली गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी को निर्देश दिए, जिसमें गणेश की प्रतिमाएं पारंपरिक स्थानों पर ही स्थापित की जावें। इसके साथ ही जो जुलूस का पारंपरिक रूट है उसी रूट से जुलूस निकाला जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर फिक्स पिकेट्स लगाए जाएंगे। तो आज हमारी बैठक 2 बिंदुओं पे थे विशेष तौर पर। पहली बात है कि जो आने वाला त्यौहार है गणेश जी का, गणेश चतुर्दशी और चतुर्थी है, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं, कैसा कैसा अपनी व्यवस्था करानी है, कितने मीटिंग लेने हैं, शांति समिति और दूसरी मीटिंगों के लेना, आयोजकों की मीटिंग लेनी है, और साथ में पैरेलल में उसी समय ईद मिलादुन्नबी भी है, तो उसको ध्यान में रख करके कैसे व्यवस्था की जाए उस पर चर्चा थी और उस पर हमारे डायरेक्शन दिए गए। हमारे साथ हमारे डीआईजी और एसपी के अलावा जिले के सभी थाना प्रभारी, एसडीओपी और एसएसपी थे। दूसरी, लगातार तो कुछ घटनाएं ऐसे 2-4 हुई हैं जिसमें थाने पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हवालात में रखने वाले जो भी आरोपी या जो भी थाने में बुलाए जाते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर उनको गाइडलाइन दिया गया है और हम लोग उस पर सुनिश्चित करेंगे कोई ऐसी घटना ना हो। इसके लिए हम लोग उस पर उसको डायरेक्शन दिया उसको जो है। देखो, ऐसा है कि गणेश पंडाल जो रोड पे लग रहे हैं, हमारा एक ही फोकस है। मैंने इनको कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि पंडाल इस साइज़ के हों, इतने बड़े हों कि फायर ब्रिगेड आसानी से निकल सके, एम्बुलेंस निकल सके, ताकि कभी भी कोई घटना, दुर्घटना या कोई आसपास कोई और इंसिडेंट होता है तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निजी स्कूल बढ़ी हुई फीस को कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। सारे पेरेंट्स ने विजडम वैली स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों और पेरेंट्स ने स्थानीय तिलवाड़ा थाना में जाकर विजडम वैली स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पेरेंट्स का कहना है कि फीस के बारे में बच्चों से ना कहा जाए, इससे बच्चों की इंसल्ट होती है। वे स्कूल प्रबंधन से टीसी मांग रहे हैं तो वे हमें टीसी नहीं दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन बार बार फीस जमा करने के लिए हमें कह रहे हैं। सर, फीस के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता है। फीस से रिलेटेड मेरा कहना है कि जो भी समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। और अगर मैं फ़ीस पे कर देती हूँ तो मेरी फ़ीस पे है या नहीं है, इस चीज़ के लिए भी आप डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं, मुझसे कॉल करते हैं। तो बाकी फ़ीस मांगने के लिए भी आप मुझे कॉल कीजिए। मेरे बच्चों को ऑफिस स्टाफ में ना खड़ा कीजिए, मेरे बच्चों को ऑफिस में बुलाकर उनसे कॉल ना करवाइए। मेरे बच्चों को क्लास में खड़े करके उनको ये मत बताइए कि उनकी फ़ीस जमा नहीं है। फ़ीस से रिलेटेड कोई भी मामला, कोई भी बातें मेरे बच्चों तक नहीं जानी चाहिए कि मेरे बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है। मेरे बच्चों के लिए ये बहुत इंसल्टिंग होता है क्लास में बाकी बच्चों के सामने कि उनकी फ़ीस जमा नहीं है और बाकी बच्चों की जमा है। कल क्या हुआ है? कल नहीं सर, परसों सैटरडे को मैं स्कूल आई थी। मुझे लिपि दत्ता मैम ने बुलाया था, जो ऑफिस में बैठती। 2 लिपि दत्ता मैम है यहाँ पे, जो ऑफिस में बैठती वो लिपि दत्ता मैम ने मुझे बुलाया था। मैं मैडम से मिलने आई। मैडम ने मुझे बोला कि आपकी फ़ीस पेंडिंग है। लास्ट ईयर की 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट एक बाकी है मार्च की, और इस साल की आपकी अप्रैल से लेकर अभी तक की एक भी फ़ीस नहीं आई है। तो मैंने बोला मैम मैं कर दूंगी फ़ीस पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब भी फ़ीस पे करते हैं तभी आप बच्चे को भेजिए, अदरवाइज़ बच्चे को आप मत भेजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैम। उन्होंने मुझे कहा मंडे को अगर आप 1-2 इंस्टॉलमेंट भी अरेंज कर लेती हैं तो आप मंडे को बच्चों के हाथ से ही पैसे भिजवा दीजिएगा और बच्चा स्कूल भेज दीजिएगा। लेकिन मंडे को मेरी फ़ीस अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो मैंने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। फिर किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बेटी 8th क्लास में है यहाँ पे, और बेटा मेरा यहाँ पे 6th क्लास में है। फोन का भी आप बता रहे थे कि फोन आपके पास 2 बार आए हैं। हाँ, एक कॉल मेरे पास मॉर्निंग 10 बजे आया था, जिससे कि मुझे ऑफिस स्टाफ से ये पूछा गया था कि मैम आप फ़ीस कब तक पे करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं 15 तारीख तक फ़ीस पे करूँगी, क्योंकि मेरी सैलरी तो आ गई है, लेकिन मेरी सैलरी से मैं सिर्फ एक ही फ़ीस पे कर पाऊँगी। तो इनके जो पापा हैं उनकी सैलरी आती है 15 के बाद। तो मैंने उनको बोला था कि मैं 15 के बाद आऊँगी। तो उन्होंने मुझे कंफर्म डेट मांगी कि आप कंफर्म डेट बताइए, आप किस डेट को दे पाएंगे। तो मैंने बोला सर मैं 16 तारीख को आपको फ़ीस जमा कर दूँगी, दोनों बच्चे की, दोनों मंथ की।
फिर उसके बाद 1 बजे फिर से मेरे पास कॉल आता है जिसमें मेरी बेटी मुझे बोल रही है कि मम्मी फ़ीस जमा करने के लिए बोले हैं। तो मैंने फिर ऑफिस स्टाफ में बहुत ज़्यादा फिर चिल्लाया भी। मैंने बोला उनको कि आपको जो भी बातें हैं, मैं कंफर्म जब आपको अपडेट दे चुकी हूँ तो आप दोबारा से कॉल क्यों करवा रहे हैं मेरे बच्चे से, दोबारा उसको क्लास से उठा करके आपने क्यों ऑफिस में क्यों बुलाया उसको। तो ये सारी बातें। वानी डोंगरा, मैं 8th क्लास में हूँ। तो मेरे को पहले हम लोग ने टीसी मांगी थी, तो मित्तल सर ने बोला कि टीसी नहीं दे सकते हम लोग और बच्चे की साल ख़राब होएगी। और अभी हम लोग ने फिर से टीसी मांगे तो वो बोलते हैं कि हम टीसी नहीं देंगे। और फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर हम लोगों को पेपर भी देने नहीं दिए थे, मैंने एक भी बार पेपर नहीं दिए हैं। और फिर अब मैं स्कूल भी नहीं आई अभी, और अब मैं फाइनल में ही आऊँगी स्कूल। तो किस बात को लेकर के परेशान करते हैं? फ़ीस के बारे में परेशान करते हैं बस। तो आप घर में कॉल लगाते हैं, फ़ीस फ़ीस फ़ीस। तो आपको क्लास में सभी बच्चों के सामने बोलेंगे क्या? मतलब अलग बोलते हैं पर फिर भी क्लास के ही सामने ही बोलते हैं हम लोग। आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में? मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ, विजडम वैली स्कूल में हूँ। आपका नाम बताओ। वानी डोंगरे। आपके प्रिंसिपल कौन है? वो अंतरा बनर्जी। बेटा आपका? निहारिका जैन। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? विजडम वैली। कौन मैडम पढ़ाती हैं? जागृति मैम। किस बात को लेकर के परेशान करते हैं स्कूल वाले? कि फ़ीस पे कर दो। हम लोगों को पूरी क्लास में ऐसे बोल देते हैं कि फ़ीस पे करो, और हमें जब देखो तब ऑफिस में बुला लेते हैं, नहीं तो एडकॉम में बिठा देते हैं, क्लास में मतलब ऐसे नोटिस भी देते हैं। ये नहीं कि पेरेंट्स से बात कर लें, कॉल भी नहीं लगाते हैं। एक बार लगाए थे पापा को फ़ोन, उसके बाद फिर हम लोगों को तुरंत बोल दिया था कि तुम क्लास में जाओ, वहाँ पे नहीं बिठा रहा। तो पापा ने चिल्लाया था कि ऐसे कैसे आप बिठा सकते हो, तो उनने बोला था कि तुरंत चले जाओ।